नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। चंपावत दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर मैदान नरियाल गांव चंपावत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपावत के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरियाल गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां एक कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अगली बड़ी खबर देहरादून से। मिलेट क्रांति साइकिल रैली का किया गया है शुभारंभ। सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून से किया गया शुभारंभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मशाल जलाकर रैली को रवाना किया। साथ ही मिलेट क्रांति साइकिल रैली देहरादून से चमोली के लिए निकाली गई है। मिलेट क्रांति साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया है। गणेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस रैली का पहले तो उद्देश्य क्या है और किस तरीके से रैली कहां से कहां तक जाएगी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट से घोषित किया है। जो यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा था तो 71 देशों ने इसका समर्थन किया था और आज पूरा विश्व मिलेट्स ईयर्स मना रहा है। हमारे यहाँ भी इसकी शुरुआत 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से की थी। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे इसमें जाने का मौका मिला। हमारी सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमने मिलेट्स मिशन घोषित किया है। उसके लिए 73 करोड़ का बजट हमने उसमें किया है और उसका कैसे प्रचार प्रसार हो, उसके लिए हम मिलेट्स के भोज कर रहे हैं, मिलेट्स के मेले लगा रहे हैं। और आज 300 किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा, जिस यात्रा के माध्यम से जो यहाँ से जाकर चमोली में समाप्त होगी, तो लोगों को जागरूक करेंगे कि आप मिलेट्स का प्रयोग करें, मिलेट्स का उत्पाद करें, क्योंकि श्री अन्न जिसका नाम मोदी जी ने दिया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। अगर कोई व्यक्ति मंडुआ खाता है तो उसको कभी शुगर नहीं होगी, कोई कुलथ की दाल खाता है तो उसको पथरी नहीं होगी, कोई चौलाई खाता है तो उसको कभी घुटने में दर्द नहीं होगा। एक समय ये था कि ये कहते थे कि जो कोदा झुंगरा खाता है गरीब आदमी है। ये आज स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अमूरी की थाली का भोजन बन गया है। उसके प्रचार प्रसार के लिए नैनवाल जी और उनकी टीम ने ये एक नथुनी संस्था द्वारा ये आयोजन किया गया। मैं इसके लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ और इस रैली की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो संदेश इसके माध्यम से देंगे, 3 दिन की आपकी यात्रा है, लोगों में एक जागृति आएगी, लोग मिलेट्स की ओर आएंगे। मंत्री जी, ज़रूरी भी है एक संदेश देना। मिलेट वर्ष घोषित किया गया है इस बार, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो, इसको लेकर क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं? देखिए हम आज जो भारत का मिलेट्स है, अभी 3 दिन की एक कॉन्क्लेव मसूरी में हुई थी, जिसमें कई वैज्ञानिक वहाँ पर आए थे। जो उत्तराखंड का कंपेयर टू अदर स्टेट या ये अदर कंट्रीज, जो हमारा जो मिलेट्स है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद थे और क्योंकि इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र तोड़ी के साथ मैं हिंदी खबर देहरादून। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने की है बम्पर बुकिंग। जी हां, गढ़वाल मंडल विकास निगम को 9 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। तो बड़ी खबर, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है और प्रदेश की सेहत यानी कि खजाने की दृष्टि से भी, राजस्व की दृष्टि से भी ये यात्रा बहुत मायने रखती है। ऐसे में गढ़वाल मंडल के लिए एक सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही है यात्रा। गढ़वाल मंडल विकास निगम को अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने बम्पर बुकिंग की है और इसका सीधा असर प्रदेश के राजस्व पर है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने बम्पर बुकिंग की, जिसका फायदा गढ़वाल मंडल विकास निगम को हो रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार है। चारों धाम में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा 2023 होगी 22 अप्रैल से शुरू। सीएम धामी ने कहा, यात्रा की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाएं, सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए किए गए प्रबंध। 22 अप्रैल से इस साल की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस साल की चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही यातायात और चिकित्सा सुविधा की तैयारियां चाक चौबंद करने को कहा है। सीएम के निर्देश पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री का कहना है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। इस साल अभी तक 12 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सीएम ने कहा कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन चार धाम दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे वो धाम में दर्शन कर सकें, इसे सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। चार धाम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और पिछले सालों की जो यात्रा के अनुभव हैं उससे लेकर जो और इंतजाम करने हैं उन इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सभी आने वाले यात्रियों के लिए जो समुचित प्रबंध हैं वो ठीक प्रकार से कर लिए गए हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोगों के अभी तक रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और कोई भी जो भी श्रद्धालु यात्री तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे दर्शन के लिए, सभी के दर्शन सुनिश्चित हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है, उत्तराखंड सरकार ने करी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि यात्रा के लिए उत्तराखंड पूरी तरह सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि जोशीमठ में आयोजित की गई मैराथन रेस से ये संदेश मजबूती के साथ देश दुनिया में गया है, इसलिए श्रद्धालु निश्चिंत होकर उत्तराखंड आए और चार धाम के दर्शन का पूर्ण लाभ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अंशुमन हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, मुख्यमंत्री ने भरोसा जाहिर किया और कहा है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कुछ कमी रह गई है। अगर पिछली तैयारियों को देखते हुए तो उसको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, यात्री बढ़ चढ़ कर आए। वो संकल्प पूरा भी हो रहा है? बिल्कुल सुनील, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है वो संकल्प पूरा होता दिख रहा है और सरकार ने एक लक्ष्य रखा है इस बार की लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार आएंगे यात्रा में दर्शन करने। और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, सभी को ये निर्देश भी दिए गए थे। जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उनको भी निर्देश दिए गए कि जो भी तैयारियां अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे यात्रा की जब शुरुआत हो तो उसमें जब श्रद्धालु आए तो उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वो अलग अलग विभाग को लेकर भी निर्देश है और विभाग के जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से समीक्षा बैठक की है, चाहे वो परिवहन विभाग हो या पर्यटन विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, उनकी तरफ से बैठकें हुई है। और उसके साथ ही चाहे वो गढ़वाल मंडल के वो हो, सबने एक तरीके से अपनी अपनी तरफ से बैठक कर ली है और प्रयास यही है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक सुनील हो चुके हैं। और इस बार जब परिवहन विभाग की बैठक हुई थी तो हालांकि जो वाहन स्वामी थे, जो बस संचालक है, उन सबसे ये मांग थी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अपेक्षा। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन तरीके से चाहे टोल फ्री नंबर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या उसके साथ ही जो वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो सुविधा नहीं होती है, तो वो ऑफलाइन भी करवाना चाहते हैं। तो उनको लेकर वो मांग की गई थी, तो उसको लेकर व्यवस्था हो सकता है कि आने वाली 20 तारीख से कर दिया जाए कि ऑफलाइन कोई भी आना चाहता है
तो ऋषिकेश में उसकी पूर्ण से व्यवस्था की जाए कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है। और इसके साथ ही इस बार वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है कि जो वाहन वहां तक जाएंगे उनके लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस बार तैयारियां पूर्ण कर ली गई है कि जगह जगह पर स्वास्थ्य एटीएम लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ की मांग भी की गई है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है, खास करके केदारनाथ धाम में पिछली बार दिक्कतें ज्यादा देखने को मिली थी, हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा केसेस आए थे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग इस बार तैयार है और तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। तो हर विभाग अपनी तरफ से तैयारियां पूर्ण कर चुका है। और ये भी होता है सुनील की जब यात्रा बहुत अच्छे चलती है, सुगम चलती है, तो उससे सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसके साथ ही स्थानीय लोगों को एक रोजगार मिलता है, उनकी आजीविका भी उससे चलती है, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक इससे फायदा मिलता है। तो यात्रा एक त्योहार के रूप में उत्तराखंड के लिए है और ये उत्तराखंड की रीढ़ है पर्यटन। अगर यात्रा भव्य तरीके से चलेगी तो लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है, उनकी आजीविका चलती है। जी, विपक्ष को लेकिन ये चीजें हजम नहीं होती, विपक्ष अक्सर करके सवाल उठा देता है। ऐसे में गढ़वाल मंडल विकास निगम को जो राजस्व मिला अभी तो बहुत लंबा समय है और बहुत अच्छा फायदा भी होने जा रहा है। इस बार ये माना जा रहा है 9 करोड़ से ज्यादा अब तक का सबसे बड़ा राजस्व मिला है। इससे एक मैसेज विपक्ष को भी पहुंचता है कि जो आप सवाल उठा रहे थे वो देखिए प्रदेश के विकास में कितना लाभकारी साबित हो रहा है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि जिस तरीके से गढ़वाल मंडल विकास निगम को राजस्व की प्राप्ति हुई है, अभी क्योंकि यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं अलग अलग जगहों के लिए, उसको लेकर भी जो राजस्व की प्राप्ति अभी हो रही है। आने वाले वक्त में जो यात्रा की, क्योंकि यात्रा की जब शुरुआत होती है सुनील, तो वो 20 से 30 दिन का जो यात्रा होता है वो पीक यात्रा होती है। वहां पर श्रद्धालु उस समय पहुंचते हैं, फिर आने वाले समय बारिश का वक्त आ जाता है, फिर बारिश के समय में यात्रा थोड़ी सी डाउन होती है, उसके बाद फिर यात्रा पीक पर जाती है। तो ऐसे में राजस्व की प्राप्ति तो होती है और क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना और कई जगहों पर कमियां रह भी जाती है सुनील, तो उन कमियों को उठाया जाए, ना कि पूरी यात्रा पर कोई भी सवाल उठाया जाए। अगर कोई कमियां हैं सरकार की तरफ से, तैयारियों में कोई कमियां रहती हैं तो उस पर सवाल जरूर उठाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इतने बड़े भव्य तरीके से यात्रा का संचालन होता है तो कहीं कहीं सुनील कमियां रह जाती हैं या हो जाती हैं, कभी कभी ऐसे दिक्कतें आती है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु किसी एक जगह पर पहुंचते हैं तो ऐसे में दिक्कतें होती हैं। लेकिन सभी प्रशासन की तरफ से भी पूरा अलर्ट कर दिया गया है, सभी को, जो जिला प्रशासन होगा, लोकल प्रशासन होगा, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। उसका केदारनाथ और बद्रीनाथ में जगह जगह पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में केदारनाथ में तैनात रहेंगी, जिससे अगर कोई भी दिक्कतें होती है तो उसका भी सामना किया जा सके। तो तैयारी सरकार की तरफ से तो पूर्ण लगभग कर ली गई है, जो भी थोड़ी बची हुई है उसको भी आने वाली 22 तारीख से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन फिर विपक्ष को भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि यात्रा के बारे में विपक्ष को भी पता है कि यात्रा से जुड़े हुए उनके भी कई लोग हैं और यात्रा अच्छी चलती है तो उत्तराखंड की रीढ़ है पूरी यात्रा, तो कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अंशुमन। धामी सरकार ने सभी उच्चाधिकारियों से दृष्टि पत्र संकल्प 2022 की विस्तृत कार्य योजना की रिपोर्ट मांगी है और इस कार्य योजना का प्रस्ताव जल्द प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा जाना है। दरअसल कुछ विभागों ने अभी तक दृष्टि पत्र संकल्प 2022 का ब्यौरा नहीं दिया है, ये चिंता की बात है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव दृष्टि पत्र पर सख्त हुए धामी, योजनाओं की प्रगति पड़ेगी बतानी, क्या लाभार्थियों को मिल रहा योजनाओं का लाभ, जिम्मेदार कब देंगे योजनाओं का पूरा हिसाब किताब। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक की हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र भेजा था। सभी उच्च अधिकारियों को दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 की विस्तृत कार्य योजना मांगी है। इस कार्य योजना का प्रस्ताव शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाना है। सूत्रों की माने तो कुछ विभागों ने अभी ब्यौरा नहीं दिया है। प्रदेश सरकार ने दृष्टि पत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। इसके तहत महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद व लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समेत कई बड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। खेल नीति, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी समेत कई अन्य चुनावी घोषणाओं पर भी सरकार ने 1 साल में निर्णय लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी
जो कहती है वह करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा जो दृष्टिपत्र जारी किया गया था वो राज्य के विकास की रूपरेखा थी, जिसे पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। राज्य के देवत्व की रक्षा की बात हो, चाहे सर्वांगीण विकास की बात हो अथवा समाज के सभी वर्गों के विकास की बात हो, सरकार पूरी गंभीरता से उन सभी वादों को पूरा कर रही है जो दृष्टिपत्र में किए गए थे। मामले में कांग्रेस ने बीजेपी के चुनाव दृष्टिपत्र को लेकर सवाल करते हुए पूछा कि सरकार बताए उनके द्वारा किए गए चुनाव के समय जनता की वादों का क्या हुआ। सरकार को केवल चुनावी राजनीति दिखाई दे रही है, इसलिए अब इनको घोषणा पत्र की याद आ रही है, अपने दृष्टि पत्र की याद आ रही है। आज तक क्यों नहीं किया? 1 साल इनकी सरकार को हो गए। अगर घोषणा पत्र में एक दिन भी बैठकर इन्होंने अपनी कोई चर्चा अपने अधिकारियों से की होगी कि हमने इतने वायदे किए थे, कहाँ गए वो 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे वाली, कहाँ गए लैपटॉप देंगे की घोषणा, कहाँ गई निःशुल्क शिक्षा देंगे वाली बात, कहाँ गई इनके सहकारिता को मजबूत करेंगे, कहाँ गया इनका लोकायुक्त? तो आज तक लोकायुक्त नहीं ले पाए, जो 100 दिन में लोकायुक्त लाने की बात करते थे। अब इनको घोषणा पत्र की याद आ रही है क्योंकि चुनाव है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समय सीमा में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट दे पाएंगे काबिल अफसरान, और क्या वाकई जनता को जनता की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस महानगर द्वारा कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम देहरादून तक पैदल मार्च निकालकर निगम का घेराव किया गया। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने और मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जब तक मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। देहरादून नगर निगम की क्षेत्र की बदहाली के लिए हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, जो ये प्रदर्शन जिनके आह्वान पर हुआ है, आज वो ज्ञापन दे रहे हैं। अभी ज्ञापन केवल ये औपचारिकता है। जिस दिन पूरे देहरादून की जनता को लेकर के हम आ गए तो आप इस उत्तराखंड पुलिस की जगह पैरामिलिट्री फोर्स लगा लोगे, तब भी देहरादून की जनता को नहीं रोक पाओगे। हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक मलिन बस्ती के लोगों को हक नहीं मिलता और जो घोटाला महाघोटाला नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ है उसका खुलासा नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतों और निकायों में विकास के कामों के लिए 663 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने धनराशि मंजूर की है। वित्त विभाग से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज न किए जाने को लेकर व्यापारियों द्वारा किए गए आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन दे दिया है। साथ ही मांग पूरी न होने पर लक्सर हरिद्वार बाईपास रेल मार्ग का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। कुछ साल पहले तक 50 से अधिक ट्रेन लक्सर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती थी, लेकिन अब इनमें से कुछ ट्रेनों का लक्सर में स्टॉपेज खत्म कर दिया गया है। इसी के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के बाद अब देहरादून पावंटा साहिब 4 लेन हाईवे के निर्माण ने भी गति पकड़ ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 45 किलोमीटर इस मार्ग का निर्माण 2 फेज में किया जा रहा है। फेज 2 पर काम शुरू हो चुका है, जबकि फेज 1 पर 15 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। देहरादून पानवटा साहिब हाईवे निर्माण में आई तेजी। हाईवे के फेज 1 पर 15 अप्रैल से काम होगा शुरू। फेज 2 पर फरवरी महीने से चल रहा है काम। 1594 करोड़ रुपए लागत की है हाईवे परियोजना।
उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रदेश में राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ ही देहरादून पानवटा साहिब 4 लेन के काम में तेजी लाई गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 45 किलोमीटर लंबाई के इस मार्ग का निर्माण 2 चरण में करा रहा है। फेज 2 के तहत देहरादून के पल्लूपुर चौक से मेदिनीपुर का काम फरवरी में शुरू किया जा चुका है, जबकि फेज 1 के तहत मेदिनीपुर से पानवटा साहिब पर 15 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देहरादून पानवटा साहिब सड़क परियोजना के लिए 1594.33 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। 2 चरणों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को फरवरी 2025 तक वेरीनाग में बैसाखी पर्व पर लगने वाली 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव का आगाज हो गया है। मेले का उद्घाटन इसका शुभारंभ डीडी हाट के विधायक विशन सिंह चौफाल ने फीता काटने के साथ दीप जलाकर किया है। और आपको बता दें, इस मौके पर विधायक चौफाल ने मेला महोत्सव को थल क्षेत्र की पहचान बताया और भविष्य के साथ ही बृहद रूप से इसे आगे बढ़ाने की बात कही। इस मौके पर महिलाएं, स्कूली बच्चों ने भव्य कलश यात्रा भी निकाली। से आज इस मेले का शुभारंभ हुआ। से आज इस मेले का शुभारंभ हुआ। वेरीनाग में इस मेले का शुभारंभ किया गया। महिलाएं, स्कूली बच्चों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। साथ ही छूलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव का आगाज किया गया है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेरीनाग में इस दरमियान डीडी हाट के विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विशन सिंह चौफाल डीडी हाट से विधायक हैं और उन्होंने इस मेले में इसका शुभारंभ किया, इसका फीता काटा और दीप प्रज्वलित कर विधिवत तरीके से इस मेले का उद्घाटन किया। आज इस मेले का शुभारंभ हुआ। आज इस मेले का शुभारंभ हुआ।